हेलो स्टूडेंट, तो एक और फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आपको बता दें कि जो है सीबीएसई फाइनल रिवीजन सोशल साइंस के लिए हम कर रहे थे, जिसमें ऑलरेडी 50 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट 50 जो है हमें इस वीडियो में करना है। तो फटाफट से जो है हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे, और वहाँ से हम जो है अपनी इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज दी सनराइज इंडस्ट्री? इनमें से किस एक इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है? तो आपको यहाँ पर बता दी, ये कॉन्सेप्ट शायद आपने नहीं भी पढ़ा हो, बट आपको बता दें सनराइज इंडस्ट्री के अंदर 3 इंडस्ट्री को इंक्लूड किया जाता है: आयरन और स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पर 51 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड इज? पूरी दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? ठीक है ना, सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का वो हमारा है ऑस्ट्रेलिया। 52 का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिक्का इन द वर्ल्ड? मिक्का का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में वो कौन है? मिक्का को वैसे हिंदी में अबरक बोलते हैं, और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा इंडिया ही है जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है मिक्का को, ठीक है ना। 53 का आपका ये सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नेचुरल एरिया डेजिनेटेड टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। तो उस नेचुरल एरिया को क्या बोला जाता है? उस नेचुरल एरिया को हम बोलते हैं नेशनल पार्क, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन? कॉटन की कल्टीवेशन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है? तो कॉटन के लिए जो सबसे बेस्ट मिट्टी है दैट इज ब्लैक सॉइल। 55 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू ब्रेक अप द फोर्स ऑफ विंड? मतलब फोर्स ऑफ विंड, जो हवा इतना ज़्यादा फोर्स से आता है ना, तो उसको ब्रेक करने के लिए कौन से मेथड को यूज़ किया जाता है? अगर इस मेथड को यूज़ नहीं करेंगे तो होगा क्या? लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो हवा को फोर्स को रोकने के लिए जो है ना शेल्टर बेल्ट बनाए जाते हैं। तो 56 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में लैंड डिग्रेडेशन जो होता है उसके पीछे का क्या रीजन है? ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश में जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है उसके पीछे का रीजन है डिफॉरेस्टेशन। जबकि इससे पहले वाले पार्ट में हमने किया था पंजाब को लेकर, पंजाब में जो है लैंड डिग्रेडेशन किसकी वजह से होता है? ओवर इरिगेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल नॉट हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन? इनमें से कौन सा मेथड जो है सॉइल को कंजर्व करने में हमारी हेल्प नहीं करेगा? तो सॉइल कंजर्वेशन में सबसे पहली बात आपको बता दूं हेल्प कौन कौन करता है। एक तो हमने शटर बेल्ट अभी पढ़ा, साथ में स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गया, कॉन्ट्र प्लफिंग हो गया, ये तीनों के तीनों काम करते हैं, लेकिन ये डी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी पुट टाइडल एनर्जी इन? टाइडल एनर्जी को हम किस टाइप के रिसोर्सेज की कैटेगरी में डालेंगे? तो टाइडल एनर्जी क्या है? एक तो मतलब फिक्स टाइम है कि वो टाइड आना ही आना है, तो जिस वजह से हम उससे जो भी एनर्जी लेंगे उसको रिन्यू किया जा सकता है, बार बार हम उससे बना सकते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो 59 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ राइस क्रॉप? धान की खेती यानी कि चावल की खेती के लिए बेस्ट कंडीशन क्या माना जाता है? ठीक है ना, तो उसके लिए जो है ना टेम्परेचर होना चाहिए लगभग 25 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल को लेकर ही ऑप्शन में आपको कंफ्यूज किया है। तो रेनफॉल जो है ना 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर, मतलब एक अच्छी खासी मतलब ठीक ठाक बारिश चाहिए होती है अगर राइस को ग्रो करवाना है। तो 60 का आपका ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग जायद क्रॉपिंग सीजन? जो जायद क्रॉपिंग सीजन होता है, ठीक है ना, रबी और खरीफ के बीच में जो बीच का थोड़ा सा टाइम होता है उसमें कुछ कुछ फसल उगा लिए जाते हैं। तो इसमें से आप कौन सा एग्जाम्पल है? तो वो है मस्क मेलन, यानी कि तरबूज खरबूज जो है ना ये जायद सीजन में ही उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द पंचायती राज सिस्टम बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी? हमारे इंडिया के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को कब कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी मिली थी? तो हमारे इंडिया के अंदर जो ये मिला था वो मिला था 1992 के अंदर, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? तो होल्डिंग टुगेदर हमारे इंडिया का भी है, स्पेन का है, बेल्जियम का है, पर वो ऑप्शन में है नहीं, तो इंडिया एंड स्पेन वुड बी द करेक्ट आंसर। Australia is the example of coming together federation, as well as USA is also example of coming together federation. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट? जब पावर का डिवीजन किया जाता है हायर और लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, तो उसको किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं? उसको बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन
जो है इस तरीके से होता है, तब जो है हायर से लोअर में जो है पावर्स का बंटवारा होता है। हॉरिजॉन्टल वाला मैंने आपको बता रखा है, जब और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को हम डिवाइड करते हैं शक्तियाँ, तो वो होता है हॉरिजॉन्टल, जबकि हायर से लोअर में होता है तो उसे होता क्या बोलते हैं, वर्टिकल। ठीक है, 64 का आपका सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when power is taken away from the central and state government and given it to local government, जब पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है तो इसको क्या बोला जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। और हमारे इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन कब आया, 1992 के अंदर, जब पंचायती राज व्यवस्था जो है लॉन्च की गई। ठीक है ना, म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह भी तभी हो आया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, इनमें से कौन सा जो सब्जेक्ट है वो यूनियन लिस्ट का नहीं है। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जिसपे कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, जिसके अंदर यूनियन लिस्ट में फॉरेन अफेयर्स है, करेंसी है, बैंकिंग, ये तीनों मामला यूनियन लिस्ट का है, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स जो है ये यूनियन लिस्ट का मैटर नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का इनमें से कौन सा एक फीचर नहीं है। ठीक है ना, तो फेडरलिज्म का सबसे पहला फीचर तो यही होता है कि वहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है, और जो डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट होती है सेमी सिटीजन पर गवर्न भी करती है। कोर्ट के पास जो है पूरा पावर होता है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का। तो ये तीनों फीचर है फेडरलिज्म का, पर हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कौन सा वाला फीचर नहीं है, तो ये डी ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। द सेंटर गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं कर सकती, वो दोनों इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम करते हैं जो भी उनको मिला हुआ है। नेक्स्ट है, हाउ डज जुडिशरी एक्ट एज एन अम्पायर इन अ फेडरल नेशन, जुडिशरी जो है एक फेडरल नेशन में एक अम्पायर की तरह कैसे काम करती है। तो एम्पायर की तरह काम करने का क्या मतलब है, हम मतलब कि तो वहाँ पर मतलब आपको उससे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा जो है चीज़ है जो उसके पास पावर है वो मिली हुई है। तो हमारे जो जितने भी फेडरल कंट्री होते हैं उनके पास जुडिशरी के पास पावर होता है, कोर्ट जो है उनके पास ही आखिरी पावर होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का काम करेगा। जब भी कोई भी कन्फ्यूजन अराइज होता है तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही उस कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट दी पार्ट ऑफ थ्री टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज में जो थ्री टायर सिस्टम होता है इसमें से कौन सा वाला जो है उसका पार्ट नहीं है। लाइक विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति एंड जिला परिषद, ये तो पार्ट है पंचायती राज के, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी जो है वो उसका पार्ट नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, अनीता इज अपियरिंग इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर रिक्रूटमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस एज मेंशन इन 8 शेड्यूल कैन सी ऑप्ट टू टेक एग्जाम, एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए जो है वो मतलब कितने लैंग्वेजेस में से जो है सिलेक्ट करने का उसको ऑप्शन मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 8 शेड्यूल है उसमें टोटल 22 लैंग्वेज है, हिंदी प्लस में 21 अदर लैंग्वेजेस, तो हमारा जो है सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी गाइस मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी दे दूं कि जो टॉप 200 जो है ना PYQ प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर में कैसे ना कैसे पूछे गए हैं, तो आप उस सीरीज को भी देखना बिल्कुल मत भूलना एग्जाम से पहले, चाहे स्पीड बढ़ाकर देख लेना लेकिन ज़रूर से ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स इज अ मेथड टू फाइंडिंग आउट विच ऑफ द फॉलोइंग, बॉडी मास इंडेक्स से हम क्या पता करते हैं, तो उससे एक किसी भी इंसान का हेल्थ स्टेटस का पता किया जाता है, तो 71 का आपका बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ, सेक्टर्स को जो हम डिवाइड करते हैं इनटू दी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, तो उसका बेस क्या होता है। ठीक है ना, तो उसका बेस क्या होता है, ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस, ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस में जब आप इकोनॉमी को डिवाइड कर रहे हो तो वो आपका किस में बटेगा, पब्लिक में और प्राइवेट में, क्योंकि ओनरशिप का मतलब क्या है कि किसका उस पर अधिकार है, अगर गवर्नमेंट का है तो वो पब्लिक सेक्टर हो गया और प्राइवेट इंसान का है तो प्राइवेट सेक्टर हो गया। वही जो एक है ना आपका एक ऑप्शन, द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसके हिसाब से जो है हम क्या बांटते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, तो वो अलग मैटर हो गया, इसका आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिचुएशन इन विच मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड ऑन अ जॉब देन आर ऑप्टिमली रिक्वायर्ड, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जितने लोगों को काम की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, तो उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, मतलब वो किस टाइप की बेरोजगारी कहलाती है, तो वो कहलाती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नॉट इन दी टर्सरी सेक्टर, इनमें से कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम टर्सरी सेक्टर में इंक्लूड नहीं कर सकते। टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, तो बैंकिंग हो गया, टीचिंग हो गया, कॉल सेंटर में काम हो रहा है, तो वो भी आपका क्या है, टर्सरी सेक्टर के अंदर होगा। लेकिन बी कीपिंग जो है ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, और हमसे क्वेश्चन पूछा था कौन सा टर्सरी सेक्टर का नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, इनमें से कौन सा डैम जो है उत्तराखंड में लोकेटेड है, तो उत्तराखंड में जो डैम है वो है आपका टिहरी डैम, 75 का आपका सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। बाकी जो सलाल वाला है ये जम्मू कश्मीर के अंदर है, भाखड़ा नांगल जो है पंजाब के अंदर है, राणा प्रताप सागर ये राजस्थान के अंदर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम्ड द फर्स्ट किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। जब इटली का यूनिफिकेशन हुआ तो उस टाइम पे किंग किसको बनाया गया, ठीक है। तो उस टाइम पे जो किंग बनाया गया था वो बनाया गया था विक्टर इमानुअल सेकंड को। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द फ्रैंकफर्ट असेंबली कन्वीन। इनमें से कौन सी जगह पे फ्रैंकफर्ट असेंबली जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, तो वो ऑर्गेनाइज हुआ था एट द चर्च ऑफ सेंट पॉल, ठीक है ना। तो आपका 77 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो एक पेंटर मतलब कि जो कि काफ़ी फेमस थे, उन्होंने ही एक सीरीज बनाई थी 4 प्रिंट्स की, जिसमें उन्होंने विजुअलाइज किया था एक वर्ल्ड को, एक ऐसी दुनिया को जो कि डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स है। तो वो पर्सनालिटी का नाम है फ्रेडरिक सोडियो, ठीक है ना। तो 78 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम। आयरलैंड को जो है ना जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। तो ऐसा कब किया गया, ठीक है ना। तो ऐसा किया गया आपके 1801 ईस्वी में। 79 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1770। 1770 में जो है ना यूनाइटेड किंगडम का ग्रेट ब्रिटेन एग्जिस्टेंस में आ गया था। तो वो कब आया था, ठीक है ना, वो तब आया था जबकि स्कॉटलैंड को भी इंग्लैंड में मर्ज कर लिया गया था। तो 80 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज दी ग्लोरियस रिवोल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप। यूरोप की हिस्ट्री में सबसे मतलब ग्लोरियस रिवोल्यूशन के नाम से किसको जाना जाता है, तो ग्लोरियस रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है ब्रिटिश रिवोल्यूशन को, जो हुआ था 1688 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सक्सीडेड इन गैदरिंग फ्रेंच सपोर्ट फॉर इटली फॉर डिफीटिंग ऑस्ट्रिया इन 1859। ऑस्ट्रिया को हराने के लिए जो है फ्रेंच सपोर्ट किसने गैदर किया था, तो दैट पर्सन वाज काउंट काबूर, ठीक है ना। तो आपका 82 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर नेपोलियन डिफीट द टेरिटरीज ऑफ पोलैंड वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग। जब नेपोलियन को हार मिली तो पोलैंड की जो टेरिटरीज है वो 3 भागों में बट गई। तो उस 3 भागों का आपका नाम बताना है। तो दैट वाज रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। तो 83 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन विच डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड इन फ्रांस। जब नेपोलियन की हार हुई तो कौन सा डायनेस्टी दोबारा से फ्रांस में आ गया, ठीक है ना। तो कौन सी डायनेस्टी वहां पर आ गई, तो दैट वाज बोर्बन डायनेस्टी। तो सी आपका 84 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज। सिल्क फाइबर के प्रोडक्शन के लिए जो सिल्क वॉर्म का रियरिंग किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है सेरीकल्चर। 85 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेग्यूमिनस क्रॉप। लेग्यूमिनस क्रॉप वो फसलें होती हैं जो कि मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करती हैं और उसमें सारी दालों को उसमें शामिल किया जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम है स्लैश एंड बूम एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप। प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप जो है हमारे इंडिया के अंदर वो कौन है, वो राइस है, ठीक है ना। वीट में आप कंफ्यूज मत होना। इसका 89 का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पल्सेस। दालों के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पल्सेस जो है रबी और खरीफ दोनों सीजन में हो जाते हैं, बात बिल्कुल सही है। पल्सेस लेग्यूमिनस क्रॉप है ही और साथ में ये रोटेशन में लगाए जाते हैं ताकि जो है मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है कि पल्सेस जो को बहुत ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज़ की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो नॉट ट्रू पूछा था, इस वजह से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कोल्ड डेजर्ट इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। पूरे कंट्री से आइसोलेटेड जो है किसको किया गया, कोल्ड डेजर्ट। ठंडा रेगिस्तान के नाम से किसको जाना जाता है, ये हमारे इंडिया के अंदर यही क्वेश्चन बेसिकली हमसे पूछा हुआ है। तो दैट इज लद्दाख। बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, माइनस में ही टेम्परेचर वहाँ पे देखने को मिलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मोस्टली हैज लेटेराइट सॉइल। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर कि ज़्यादातर लेटेराइट मिट्टी ही पाई जाती है, तो दैट इज मेघालय, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया। यहाँ पर तो एलुवियल सॉइल है, राजस्थान में एरिड सॉइल है। मेघालय वो स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लेटेराइट मतलब कि पूरा मोस्टली जो एरिया है ना वो लेटेराइट सॉइल से ही कवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। ये स्टेटमेंट किसने बोला था, तो ये स्टेटमेंट बोला गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और सीबीएसई का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, आए दिन वो मतलब हर एक आध साल छोड़ छोड़ के वो पूछती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इलेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट को कौन चुन के लाता है, ठीक है ना, कौन उसका चुनाव करता है या फिर कौन उसके लिए वोटिंग करता है। तो उसके लिए जो है ना जो सेम एक लैंग्वेज की कम्युनिटी होती है वही सारी जो है वो उस कम्युनिटी गवर्नमेंट का चुनाव करती है और वो उनके लिए ही काम करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज बेसिस टू मेजर टू डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी। जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो किस तरीके से किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजरमेंट करती है कि कौन सा कंट्री कितना तरक्की कर रहा है। तो उसके लिए जो यूएनडीपी है ना वो देखती है पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन लेवल एंड हेल्थ स्टेटस। सो ऑल ऑफ दी अबव वुड बी द करेक्ट आंसर। 95 का आपका डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हमारे इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मतलब वहाँ पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, मतलब तीन चीज़ के हिसाब से अगर देखें तो उससे बनता है एचडीआई, और उसमें जो टॉप पे है वो है हमारा केरला। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। इनमें से कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा रोजगार देने का काम करती है। ठीक है ना, तो रोजगार जो देती है सबसे ज़्यादा वो देती है प्राइमरी सेक्टर। अभी भी 60% के लगभग जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर काम करते हैं। नेक्स्ट है, विच सेक्टर हैज़ एमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर। लेकिन सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर कौन सा है, तो वो है टर्सरी सेक्टर। ठीक है ना, चाहे ये नौकरी कम को दे लेकिन ये पैसा बहुत ज़्यादा योगदान देती है जीडीपी के अंदर। तो आपका 98 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आर कवर्ड इन दी सेकेंडरी सेक्टर। इनमें से कौन सी एक्टिविटी को सेकेंडरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि नेचुरल प्रोडक्ट, मतलब जो भी प्राइमरी सेक्टर से प्रोडक्ट आते हैं ना नेचुरल प्रोडक्ट, उसको वो चेंज कर देते हैं थ्रू दी मैन्युफैक्चरिंग। उन्हीं सारी चीज़ों को किस में शामिल किया जाता है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर शामिल किया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन पीपल। अंडर एम्प्लॉयमेंट कब अराइज होता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन जहाँ पर कि जो बंदा जितना काम करने के योग्य है उसको उससे भी कम काम मिल रहा होता है, तो उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति। तो 100 क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होपफुली वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी, तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूला करिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए जुड़े तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।